प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम एक ऐसे इक्विटी म्यूचुअल फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे जिसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में ये फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस वीडियो में आगे हम SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का डिटेल रिव्यू करेंगे। इसमें सबसे पहले हम इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे और साथ ही इस फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करेंगे विद अदर टॉप फंड्स इन सेम कैटेगरी। उससे ये पता चलेगा कि इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस जो है वो कितना ज़्यादा है, और साथ ही हम इस फंड का मार्केट कैप एलोकेशन, सेक्टर एलोकेशन और स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चल सके कि ये अंडर परफॉर्मेंस क्यों हो रहा है और साथ ही फ्यूचर में हम इस फंड से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का डिटेल रिव्यू स्टार्ट करने से पहले हमें ये जान लेना होगा कि ये फोकस्ड इक्विटी फंड्स होते क्या हैं। तो फोकस्ड इक्विटी फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स की तरह ही होते हैं। दैट इज बेसिस मार्केट कंडीशन ये अपना एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में किसी भी प्रपोर्शन में अपना एलोकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन का कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन हाँ, फ्लेक्सी कैप फंड्स के मुकाबले यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो है नंबर ऑफ स्टॉक्स का। क्योंकि ये है फोकस्ड फंड, मतलब ये अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम अप टू 30 स्टॉक्स ही रख सकते हैं। तो 30 स्टॉक्स से ज़्यादा ये अपने पोर्टफोलियो में नहीं रख सकते हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के फंड्स में नंबर ऑफ स्टॉक्स का कोई भी लिमिटेशन नहीं होता है। यहाँ पर आप SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे अगर आप 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर सारे होराइजन्स में इस फंड का परफॉर्मेंस देखें तो परफॉर्मेंस उस समय बहुत ज़्यादा अच्छा था क्रॉस ऑल होराइजन्स। इस फंड ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया था। तो यस, पहले तो ये फंड काफ़ी अच्छा हुआ करता था। नाउ हम इस फंड का करंट परफॉर्मेंस चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप इस फंड के 10 ईयर होराइजन का रिटर्न देखेंगे तो 10 ईयर में तो ये फंड 2% प्लस के मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। 5 ईयर में फंड का जो परफॉर्मेंस है बेंचमार्क के आसपास ही है। 3 ईयर में इस फंड का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा था, बेंचमार्क के मुकाबले काफ़ी कम रिटर्न्स शो कर रहा है ये फंड। 1 ईयर अगेन इस फंड का परफॉर्मेंस थोड़ा इम्प्रूव हुआ है, अभी भी बेंचमार्क से तो कम रिटर्न जनरेट कर रहा है, लेकिन कोई बहुत बड़ा गैप नहीं है बेंचमार्क के मुकाबले। यहाँ पर आप कुछ फोकस्ड कैटेगरी के फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रैंकलिन, HDFC, ICICI, IIFL और निपॉन इंडिया का परफॉर्मेंस फ़िलहाल काफ़ी अच्छा लग रहा है, जबकि रिलेटिवली अगर आप देखें तो एक्सिस फोकस 25 का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मेरे का भी लास्ट 1 ईयर में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और SBI फोकस्ड इक्विटी फंड का भी रीसेंट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर है कि फोकस्ड कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि सारे फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। काफ़ी सारे फंड्स हैं जिनका रीसेंट परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा रहा है, और साथ ही ये भी सही है कि सिर्फ SBI फोकस्ड इक्विटी फंड ही अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है। दूसरे यहाँ पर आप इस फंड का AUM, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग, एनुअल टर्नओवर और फंड मैनेजर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो इस फंड का AUM बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये काफ़ी पुराना फंड भी है और परफॉर्मेंस पास्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। दैट्स वाई इसका AUM काफ़ी बड़ा हो गया है। एक्सपेंस रेशियो है 0.70% का, पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग है ऑलमोस्ट 25 के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ स्टॉक्स में इनका एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है, और शायद जब पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये क्लियरली पता चलेगा इनका स्टॉक पोर्टफोलियो, लेकिन शायद यही एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि ये फंड रिसेंट टाइम्स में अंडर परफॉर्म कर रहा है। इस फंड को मैनेज करते हैं मिस्टर R श्रीनिवासन, जो कि इस फंड को मई 2009 से मैनेज कर रहे हैं, और इस फंड के साथ साथ SBI के काफ़ी सारे और फंड्स को भी मिस्टर R श्रीनिवासन मैनेज करते हैं। इनफैक्ट SBI स्मॉल कैप फंड के भी यही फंड मैनेजर हैं, और पास्ट में इनका परफॉर्मेंस एज अ फंड मैनेजर बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। यहाँ पर आप इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन को चेक कर सकते हैं, दैट इज़ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में इस फंड का कितना एक्सपोजर है। तो लार्ज कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में तो काफ़ी बड़ा एक्सपोजर लिया है इस फंड ने, जबकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर काफ़ी कम है।
इस फंड का फॉरेन इक्विटीज में भी अबाउट 6% का एक्सपोजर है। इस फंड का अगर आप इक्विटी एलोकेशन देखेंगे तो टोटल एसेट का अबाउट 92% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, जबकि जो 8% के आसपास का एलोकेशन है वो अभी भी डेट या कैश में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये फंड भी एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट्स में करेक्शंस आ सकते हैं। जब करेक्शन आएगा तो अच्छे वैल्यूएशंस पे ये अपना इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। यहाँ पर आप इस फंड के सेक्टर एलोकेशन को चेक कर सकते हैं तो फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत बड़ा एक्सपोजर है, ऑलमोस्ट 34% का। उसके बाद इन्होंने सर्विसेज, हेल्थ केयर, कम्युनिकेशन, कंज्यूमर स्टेपल्स और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी अपना एक्सपोजर लिया है। यहाँ पर आप एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड के स्टॉक पोर्टफोलियो के टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि हमने इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करते वक्त ही ये देखा था कि पी रेशियो ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रोथ स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है। तो यहाँ वैल्यू स्टॉक्स में अगर आप देखें तो 2 पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया गया है। एसबीआई में अबाउट 5% का एक्सपोजर है और एनएचपीसी में अबाउट 3% का एक्सपोजर है। और अगर आप फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इनका देखें तो वो अल्फ़ाबेट में है। अल्फ़ाबेट में 6.24% का एक्सपोजर है। अल्फ़ाबेट गूगल की पेरेंट कंपनी है। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स मिल जाएंगे जिनका रीसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा है इनका वेरी हाई वैल्यूएशन। यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस, डिवीज़ लैब, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, पेज इंडस्ट्रीज, रिलैक्सो फुटवेयर, हटसन एग्रो, मेड प्लस, डिलीवरी और एवेन्यू सुपरमार्ट्स के स्टॉक मिल जाएंगे। इन सभी का अगर आप पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे तो ऑफकोर्स पहले तो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, पहले से गिरा है, लेकिन अभी भी ये ज़्यादा है। इनफैक्ट अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें, स्टॉक को देखें तो ये 16% गिरा है लास्ट 1 ईयर में। डिवीज़ लैब अबाउट 28% गिरा है लास्ट 1 ईयर में। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड अबाउट 20% गिरा है लास्ट 1 ईयर में। पेज इंडस्ट्रीज अबाउट 13% गिरा है। रिलैक्सो फुटवेयर अबाउट 26% गिरा है। हटसन एग्रो अबाउट 22% गिरा है। मेड प्लस अबाउट 25% गिरा है। डिलीवरी का भी स्टॉक गिरा है, लेकिन हाँ इसने अभी 1 ईयर कंप्लीट नहीं किया है, इसीलिए मैं वो फिगर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और एवेन्यू सुपरमार्ट्स देखें तो लास्ट 1 ईयर में 14% के आसपास गिरा है। तो ये सारे स्टॉक्स ऑफकोर्स अगर आप क्वालिटी वाइज डिस्कस करें तो ये कंपनीज ख़राब नहीं है। पास्ट में इनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, अभी भी परफॉर्मेंस मोस्टली अच्छा है, लेकिन हाँ इनका वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हुआ करता था। इसीलिए इनका अगर आप स्टॉक का परफॉर्मेंस देखें, दैट इज़ रिटर्न्स देखें रिसेंट टाइम्स में, तो वो अच्छा नहीं रहा है। और साथ ही यहाँ पे अगर एक और स्टॉक आप देखें, मुथूट फाइनेंस, ये एक वैल्यू स्टॉक्स है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग अबाउट 11-12 के आसपास ही, ज़्यादा नहीं है, तो वैल्यू स्टॉक है। लेकिन ये स्टॉक भी ऑलमोस्ट 21% गिरा है लास्ट 1 ईयर में। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि ये कंपनी गोल्ड लोन की कंपनी है। तो यहाँ पे जो बैंक्स हैं, खासकर बड़े बैंक्स, वो एग्रेसिवली गोल्ड लोन में आ रहे हैं, जिसके कारण ऑफकोर्स उनका बैंक्स का रीच ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे जो कंपटीशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो गया। इसीलिए गोल्ड लोन की जो भी कंपनीज़ हैं उनका आप रिसेंट परफॉर्मेंस देखेंगे तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, और आने वाले समय में भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई खास परफॉर्मेंस इस तरह की कंपनीज का रहेगा। अभी हमने एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड का जो डिटेल रिव्यू किया है उससे हमें क्या पता चलता है, तो ये तो क्लियर है कि रीसेंट टाइम्स में इस फंड का अंडर परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट में इस फंड का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, और फंड मैनेजर सेम है आर श्रीनिवासन, जो कि एसबीआई के काफ़ी सारे फंड्स को मैनेज करते हैं। एसबीआई के स्मॉल कैप फंड को भी वही मैनेज करते हैं, और एज अ फंड मैनेजर इनका ट्रैक रिकॉर्ड ओवर द ईयर्स बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। इस फंड का जो अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है मोस्टली वो आ रहा है ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के कारण, क्योंकि हमने स्टॉक पोर्टफोलियो में देखा था बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक्स हैं जो कि कंपनीज तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन रीसेंट टाइम्स में स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है। एंड सेकेंडली हम ये भी बोल सकते हैं कि स्टॉक सिलेक्शन में भी कुछ इशूज़ हैं। मतलब 1-2 स्टॉक तो हमने डिस्कस भी किया कि वहाँ पर प्रॉब्लम है। लाइक मुथूट फाइनेंस का अगर आप देखें तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट फिलहाल शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट नहीं लगता है, बाद में देखना हो क्या होता है। सिमिलरली सिर्फ ये बोल देना कि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के कारण पूरा का पूरा अंडर परफॉर्मेंस है, वो भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में भी आपको कुछ स्टॉक्स अभी भी मिल जाएंगे जिनका परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। और साथ ही जब पता है कि ग्रोथ स्टॉक्स काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो बिल्कुल आपका जो ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग है आप उसे ही फॉलो करें, ये हम नहीं बोल रहे हैं उसे चेंज करें, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ वैल्यू स्टॉक्स को भी ऐड कर लेना चाहिए। तो ऑल दो इस फंड ने 2 वैल्यू स्टॉक्स पीएसयू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, एसबीआई और एनएचपीसी, ऐसा नहीं कि नहीं किया है, लेकिन हाँ थोड़ा शायद एक्सपोजर और कर लेते तो फंड के परफॉर्मेंस में और इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता।
और जो 3 इयर्स का अंडर परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा है फंड का, लेकिन लास्ट 1 ईयर में अंडर परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं है, काफ़ी हद तक रिकवरी हुआ है। तो मोस्टली नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में जब परफॉर्मेंस इस फंड का इंप्रूव होगा तो वहाँ पे जो ओवरऑल एवरेज रिटर्न्स है वो भी अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी ने इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ किया है और साथ ही अपने पोर्टफोलियो में इस फंड का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं रखा है, इन दैट केस इस फंड में कोई प्रॉब्लम फिलहाल तो नहीं लगता है, क्योंकि ग्रोथ स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस वापस आएगा मोस्टली नेक्स्ट ईयर से। यहाँ भी परफॉर्मेंस आएगा क्योंकि ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक है मोस्टली ये यूएस में भी देखें तो 1-2 रेट हाइक और होगा, उसके बाद वो बंद होगा और नेक्स्ट ईयर यूएस में भी रेट कट स्टार्ट होंगे। और इंडिया में भी मोस्टली ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट जो हाइक था वो रुक गया है, यहाँ से शायद और रेट हाइक नहीं हो। तो मोस्टली इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर हम ग्रोथ स्टॉक से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और जब ग्रोथ स्टॉक्स अच्छा करेंगे तो इस फंड का भी परफॉर्मेंस वापस आएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है और साथ ही बहुत बड़ा एक्सपोजर किसी ने अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया है, तब तो ये इस फंड के साथ फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपने इस फंड में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या फिर करने वाले हैं तो आप खुद का रिसर्च जरूर करें या फिर अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करें। सिर्फ इस वीडियो में दिए गए फैक्ट्स के आधार पे कोई भी डिसीजन नहीं लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।